और दूर दराज गांवों से पधारोड़ा सभी महाराज 36 कोमरा भाई लोग और मातृशक्ति। अब मैं बोली तो आपने बोल तो पर कहीं तरह मेहमान आवड़ा है तो है समझेगा कौन, ये वास्ते थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ेगा। देखिए, एक मोटी बात समझने की जरूरत है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी रिसर्च करके ऐसे एक सामाजिक सरोकार के साथ गांवों को बसाया था जिसमें मूल सिद्धांत था कि कम से कम खर्चे में, बिना खर्चे के हमारी व्यवस्था चले, जिसमें पशु हमारे मुफ्त में चले, इसके लिए गौचर की व्यवस्था कर दी। जहां पूरे देश में ज्यादातर लोग पशुधन ही पालते थे, खेती तो बहुत कम करते थे, तो हमारे भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब के लिए ओरण का देवी देवता की ओर से ओरण छोड़ दी, लाखों बीघा। इसी हिसाब से खेती हमारी होती थी बिना खर्चे के। बीज घर का, हड़ आपके बैलों की जोड़ी, ऊंट का हड़पड़ा खुद का, चारा खुद का, और कटाई बढ़ाई हम आपस में अड़ोसी पड़ोसी मिलकर कर लेते। और इसी कारण से हमारी सारी वो बचत होती थी कि खेत में चाहे 4 मन अनाज हो, चाहे 10 क्विंटल अनाज होता, वो बिना खर्चे के हमारे घर में आ जाता। हमारी व्यवस्था थी कि पानी के कारण से गांव न छोड़ना पड़े, संकट नहीं आए पानी पीने का। तो हर गांव में तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी ऐसी व्यवस्था की कि कभी भी पानी के कारण से हाहाकार नहीं मचा। वर्तमान में तो हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो वो सारी व्यवस्था थी। कोई ऐसा लिखित में एक पेज का कानून नहीं था, एक पन्ने की भी किताब नहीं थी। ये सारे अंग्रेजों की देन है। और हमारे वन इतने ज्यादा सुरक्षित थे कि कोई भी पेड़ के हाथ नहीं लगा सकता था बिना कानून के। समाज ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर जैसे बाड़मेर में रोइडे बहुत होते हैं तो गांव तय करता कि ये भील फला जाएगा और इस पेड़ को, रोइडे को काटेगा। इतनी फूल प्रूफ व्यवस्था थी। और उसके अंदर धीरे धीरे जिस प्रकार से अंग्रेजों का असर आने लगा, कानून की किताबें छपने लगी और वो सारी हमारी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। जब तक कानून नहीं था, हमारी गोचर, ओरण, तालाब के आगोर सारे सुरक्षित थे। 1 इंच पर कोई किसी की मजाल नहीं थी कि कोई कब्जा कर ले। क्यों, ये सही है कि नहीं? और अब कानून की किताबें छप गई है। अब कानून की किताबें छप गई, इसलिए सब असुरक्षित है। इतने कब्जे हो गए गोचर पर, ओरण पर, तालाब आगोर पर, कोई भी सार्वजनिक जमीन हो, कोई सुरक्षित नहीं। ये देश परंपराओं से चलने वाला था, ये कानून की किताबों से चलने वाला देश नहीं था। इसलिए हमें सब इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये हमारी नहीं। इस देश के अंदर खेती कभी घाटे में नहीं रही। जब से अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि वहां उनके देशों में जमीनें बहुत अधिक है, किसी के पास 10,000 बीघा, किसी के पास 50,000 बीघा, आदमी है कम, तो उन्होंने एक तैयार किया कि हमारी जमीन कैसे काश्त करें। तो 4 पहियों का एक उन्होंने ट्रैक्टर बना लिया। उनकी जरूरत थी, लेकिन उनको मार्केटिंग करनी थी कि ये माल कहां बिके। तब हम पढ़ते हैं कि भाई हमारा देश का प्रधानमंत्री विलायत इंग्लैंड जा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री से देश हित में व्यापारिक समझौते हो रहे हैं। तो वहां वाले उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी खेती, जो ये पिछड़ी हुई खेती कर रहे हो, इसको उन्नत खेती करना चाहते हैं, तुरंत आपकी खेती काश्त हो जाए, इसलिए हमें ट्रैक्टर बनाने का भारत में लाइसेंस दो। उसके बाद में आया कि हमें खाद बनाने के लिए, जो आपकी ये जो खाद डालते हो, ये कुछ खाद नहीं है, आप इसमें डीएपी, यूरिया, ये पोटास, ये डालो, इसके लिए लाइसेंस दो। उसके बाद में आया कि दवाइयों का कारखाना खुलवाने का लाइसेंस दो।
आपकी फसलें खत्म हो रही है, भोपाल जैसे त्रासदी उसके कारण भी। इस देश के अंदर भाई लोगों, आज के दिन वर्तमान में जो कृषि विशेषज्ञ आंकलन जो करते हैं कृषि आयोग, एक परिवार की कुल 5 बीघे का औसत आती है। हमारा एक पश्चिमी राजस्थान छोड़ दो, पूरे देश के अंदर 5 बीघा से ज्यादा किसी के नहीं। अब ट्रैक्टर क्या करे उसमें? एक दिन में खेत आप काट कर लो ट्रैक्टर से, उसके बाद में ट्रैक्टर का क्या करोगे? फालतू का डीजल जलाओगे, कहीं ब्याह शादी में, कहीं बेगार में जाता है, और इसके कारण से खेती घाटे में आने लगी, सब जगह खर्चे से जुड़ गया। और यही एक कारण है, बाकी और कोई कारण बताते होंगे। मेरा ये मानना है कि इस देश में जब से किसान ने आत्महत्या चालू की है, उसका कारण है ट्रैक्टर, ये विदेशी खाद और ये दवाइयां, इसके अलावा कोई कारण नहीं। बिना खर्चे के जो हम खेती करते थे उसको छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए मेरी तो ये मांग है कि जो भी राज्य सरकारें हैं, जो देसी हल से, देसी खाद से खेती करे, उसे प्रोत्साहित राशि दी जाए, जिससे इस ट्रैक्टर से और खर्चे वाली जो ये व्यवस्था है, इससे हमारा पीछा छूटे। और यही कारण है कि आज हमारा पशुधन भी संकट में आ गया है। जहां इसमें बहुतायत होती थी, हमने जैसे अभी चालू किया है बीकानेर, जैसलमेर और इधर जोधपुरी में, जो हमारे चारागाह थे वो सारे खत्म कर दिए, लेकिन हमने उसमें लोगों को, समाज को शामिल करके, गांव को शामिल करके सेवण घास भिजानी शुरू की है। आज वहां पर सेवण घास के अलग अलग 500 बीघा, 5000 बीघा के प्लॉट तैयार हो गए। लेकिन जब से सरकार आई है, तब से हमारे गौचर ओरण पर संकट आ गया, बिल्कुल वीरान पड़े या कब्जे हो गए। इसलिए जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगे, मैं भी यहां बाड़मेर में आपके बीच में अगले साल हाजिर होऊंगा। यहां जितने भी अपनी गौचर ओरण पड़ी है, उनकी सब हम अपने खर्चे से तारबंदी करवा के, घास बीज के वापिस स्वावलंबन पर आएंगे। हालांकि अभी खबरें हमने तो पढ़ी, इधर के देश अभी तक आजाद नहीं हुआ। ये अंग्रेजों का, नेहरू जी का, कांग्रेस का आपस में समझौता था, अभी तक देश आजाद नहीं हुआ है। ऐसे तथ्य आए, अभी सामने आए ऐसे तथ्य। इस सारे में जो लिखित में कानून हमारे सामने आया है, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है। हमें लिखित में ये कानून नहीं चाहिए। ऐसे कानून जैसे अभी बताया जा रहा था आपके डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, कि वहां आप लाइट नहीं जला सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, पेशाब नहीं, मतलब सारे कानून है वो आदमी को, समाज को ये कुचलने के लिए, दबाने के लिए। इसलिए ये कानून हमारे लिए कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कानून ऐसे बन गए। नगर पालिका बाड़मेर कुछ नहीं कर रही है, मैं, मेरी नाली की एक ईंट निकल गई है, उसको ठीक करना चाहता हूं। अगर वो कुछ रगड़ा करना चाहे तो वो आपको फंसा सकता है कि आपने सरकारी प्रॉपर्टी के हाथ लगा लिया। अरे तुम ठीक कर नहीं पा रहे हो, मैं एक ईंट वापस मैंने लगाई है। इस प्रकार के जो कानून है, ये हमारे समाज के, देश के हित में नहीं है। ये बात आप सबको विचार करनी चाहिए कि ये कानून धीरे धीरे समाप्त करने चाहिए। देश की व्यवस्था को, समाज को परंपराओं से चलने दो। कहीं भी खेत के अंदर, दुकान के अंदर और कहीं भी आप अपने घर के अंदर देखिए, किसी कानून की जरूरत नहीं। हम कितना इज्जत से अपने मन माफिक सारी व्यवस्था चलाते हैं, ये कानून के अंदर जो बांध दिया है, ये सब खतरनाक हो गया। आजादी के बाद में जनता का तो जिस प्रकार से कहा गया था कि जनता मालिक होगी, और हमने देखा धीरे धीरे नेता और अफसर मालिक हो गए। और अब उनके बाप आ गए हैं कंपनी वाले, जो जहां कंपनी वाले चाहते हैं वहां दस्तखत करवाते, किसी की मजाल नहीं। आने वाला समय आप देखना कि नेता को सिर्फ एक पुलिस वाला सैल्यूट कर देगा, एक कोई झंडी फुड़का देगा गाड़ी के आगे, इसके अलावा उसके पास कोई सामान नहीं होगा, सारा सामान कंपनी वालों के पास होगा। ये स्थिति बनती जा रही है। ये इतना खतरनाक दृश्य है कि इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। मैं अभी आगे हिसाब बताऊंगा किस प्रकार से आप रास्ता वापसी हो जाती।
ये जो जबरदस्ती की प्रकृति है, ये जो परिपाटी इन्होंने चलाई है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर भूमि अवाप्ति होगी तो समाज और गांव वाले करेंगे, ये सरकार हमारी कोई भूमि अवाप्ति नहीं कर सकती। ये हमें आखिर में रास्ता बनाना पड़ेगा, वरना देखिए हमें न्याय की बात बताते हैं कि हमने न्यायालय बना दिए, कानून बना दिया जनता को। साहब किसी का एक कहीं रेवेन्यू का काम पड़ जाए, एसडीएम कोर्ट में जाओगे, कई सालों बाद में रेवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी और कई वर्षों में हाई कोर्ट पहुंचोगे, रेवेन्यू बोर्ड पहुंचोगे, हाई कोर्ट 20 साल बाद कहेगा अरे तेरे को न्याय नहीं मिला, तो वापस एसडीएम कोर्ट में जाओ, वहां तेरे को न्याय मिलेगा। अरे 20 साल ये काहे के लिए मेरी जूतियां रगड़ाई, ये होता है कि नहीं। और एक अंग्रेजों ने, वकीलों को माफ करना, अंग्रेजों ने एक कौम खड़ी कर दी, वकील। अंग्रेजों की नीयत खराब थी कि दुनिया जिसके ऊपर हमने कब्जा कर रखा है वो ना समझे, इसलिए उनके सामने किताब और कानून लाके डाल दो। क्या करेंगे वो? जो बताएगा वकील बताएगा, सरकार कानून बनाएगी। और वकील बनाने को तो बना दिया। आज किसी की हैसियत है कि सुप्रीम कोर्ट की पिछले दिनों में लिस्ट आई थी कि जेठमलानी साहब एक दिन की पैरवी में 25 लाख रुपए लेते हैं। तनाडोल है कि 25 लाख देने की फीस जेठमलानी जी है? ये कानून व्यवस्था हमारी नहीं है। हम गांव में फैसला करते थे, 4 पंच बैठ के हाथों हाथ तुरंत फैसला, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता था। इसलिए हमें इस बातों के ऊपर विचार करना चाहिए, चुपचाप मत बैठो। ये बहुत खतरनाक रास्ते नहीं है। हमारे संकट इस बात का है साथियों, सरकार कोई भी हो, मैं एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाए, किसी की सरकार हो, जब कोई भी फैसला लेते हैं, नीतिगत फैसला, गांव वालों से कभी भी बात नहीं करते, समाज से कभी पूछते नहीं कि हम ये नई योजना लाए। पिछले दिन हम देखो, एक वो हर एक पंचायत मुख्यालय पर एक भूत बंगलो बना दियो राजीव गांधी के अंदर, है ना। अब थाने के लिए काम आवेगी, बिना पूछा लाट टेक दिया पूरे देश में। अरे उसकी जगह आप अनाज का गोदाम बनाते, गांव वालों के काम आता, जरूरत पड़ती वहां रखते, जब मंडी में भाव आते तो हम बेच देते, पर गांव वालों से बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जल ग्रहण योजना ये सारी बनाई। इसलिए हमने इसका रास्ता निकालने के लिए एक मालिक बनो यात्रा शुरू की है पूरे राजस्थान में। पिछले दिनों में मैं बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर तक पहुंचा, और अभी अगले महीने दिसंबर से 10 तारीख के पास में वापस आपके बीच में आऊंगा, बाड़मेर से जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, और आपसे ये खुल के बात करूंगा। और उसी में रास्ता बनेगा, नहीं तो रास्ता नहीं बनेगा। साथियों, हमारे जो तथाकथित डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर वगैरह, इनके ऊपर जमीनों की आवंटन पर रोक है। अभी जमीन आपको अलॉट हो रही है क्या? नहीं, हमारे लिए रोक है। हमारे लिए सीलिंग लागू है, जमीन के ऊपर कितनी खेती की जमीन रख सकते हो। लेकिन ये कंपनियों की सरकार, जिन्होंने अभी फैसला करवाया है कि कंपनी 10,000 बीघा, 50,000 बीघा रखो, उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं। अभी हमारे लिए रोक है, और कंपनियों को हजारों बीघा जमीन जैसलमेर, बाड़मेर में आपके अलॉट कर रहे हैं। आपको अगर जमीन कहीं अलॉट होगी तो उसको मान लो डीएलसी रेट है 1 रुपया, कंपनियों को दे रहे हैं 10 पैसा। ये सरकारें, ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ये कंपनियों की व्यवस्था है, कंपनियों की सरकार है। इसलिए खड़े हो जाओ और इन सब व्यवस्था को हिला के रखो, तभी रास्ता बनेगा साथियों। अभी देखिए, मैं जैसलमेर गया, सोनू गांव में, जहां वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बढ़िया पत्थर निकलता है, स्टील ग्रेड का। वहां इतना बुरी तरह से खनन, यहाँ हवा भी ज्यादा, धूप भी ज्यादा, इसलिए यहाँ पवन ऊर्जा भी, पंखे लग गए जगह जगह, आकाश नहीं दिखता, धरती नहीं दिखती, सारे चारों तरफ पंखे। उससे जो बिजली बनती है, मैंने देखा सोनू से आगे निकलते ही एक 30 बीघे का खेत था एक काश्तकार का, 5 लाइनें जैसे ये खंभे लगे हुए, उसके खेत में से 5 अलग अलग कंपनियों की लाइनें खंभों की निकल गई, और उसके तारों की वो तार लगा दी स्टे वायर से। अब वो बेचारा खेती कैसे करे?
मैंने उससे पूछा जाके खेत में, मैंने गाड़ी रोक के, अरे तेरे खेत में ये 5-5 खंभों की लाइन, तू खेती कैसे करेगी? साहब कहीं जरा राज रो हुक्म है। अब उसकी कोई सुनवाई कर सकता है क्या इस देश में? आपको कोई एक कुर्सी पूरे हिंदुस्तान में नजर आती है कि वहां जाओ तो तुरंत न्याय मिल जाए? है कोई कुर्सी ऐसी? ये व्यवस्था हमारी नहीं है, समझ जाओ। जवाब तलबी करो तभी रास्ता बनेगा। वहां पानी के जो रास्ते थे, तालाबों के आगोड़ सारे खत्म कर दिए, खेत के आगोड़ खत्म कर दिए। और तो और मुरलीधर साहब, हमारा जीना मुश्किल हो गया। पहले हमारी बहन बेटी अकेली दोपहरा रोटी लेके खेत चली जाती कोस 2 कोस तक, अब नहीं जा सकती वो। कौन कहां से, बंगाल से आया, उड़िया से आया, यूपी एमपी से आया, मजदूर इतने काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं लगता। तो हमारी महिला घरों से बाहर नहीं जा सकती। ये संकट हो गया। खनन करे हो आपने, खनन करते करते जैसलमेर का पत्थर, पीला पत्थर इतना महंगा खत्म कर दिया आपने अपनी नीति के कारण। मशीनों से दोहन करने लगे हुए, चाहे पानी को खत्म कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में, पूरे राजस्थान में संकट आ खड़ा हुआ। इसलिए जब तक समाज का, गांव का नियंत्रण नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं रह सकती। अब कंपनी वालों ने तो सिंचित जमीन, नहर बनी हुई आसकंदरा गांव है नाचना के पास में, उनको 3200 बीघा नहर बनी हुई सिंचित जमीन उनको अलॉट कर दी। और यहां भी धीरे धीरे आपने देखा होगा, जो कृषि योग्य जमीन है वो कंपनी वालों को अलॉट किए जा रहे हैं 10 पैसे में। इस सारे को हमें देखना होगा। मैं गया जैसलमेर, 65,000 दरख्वास्तें लोगों की वहां पड़ी है कि हमें जमीन अलॉट करो, हम भूमि ही नहीं। वहां नहर आई हुई है मुर्गों के लिए, 25 बीघा के लिए उसने आवेदन कर रखा है। बरसों से 65,000 दरख्वास्तें विचाराधीन पड़ी है, सक्षम हुई भी। हमारे लिए जमीन नहीं। उसमें एक आटी फंसा दी कि ये जमीन तो हमने विशेष की श्रेणी में रखी है जिसकी 5 लाख रुपया कीमत, और एक बोली, खुली बोली में बड़े सो पावे 10, 12, 15 लाख में वो मुरवा, जिससे जैसलमेर का आदमी ना ले सके, जिसमें बाड़मेर का आदमी जमीन न ले सके। इसलिए हमने आह्वान किया कि जो गौचर, जो ओरण की जमीन लाखों बीघा पड़ी है तालाब के आगोर और रिकॉर्ड में नहीं चढ़े इनकी लापरवाही से, वो रिकॉर्ड में चढ़ाए जाएं और गांव की जमीन उसी जिले वाले को मिले, बाहर वालों को नहीं मिले। और इसके लिए हमने तय किया है कि दिसंबर में हम 1 लाख आदमी जैसलमेर में इकट्ठे होंगे और एक ही दिन में सरकार की नाक रगड़ा के छोड़ देंगे। जनता का राज होगा, जनता का फैसला उनको मानना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये बहुत ज्यादती हो रही है। मैंने इसके लिए देखा कि यहाँ वालों को ये इस प्रकार से बाहर मतलब जमीन ले जा रहे हैं, कोई 20 मुरबा जयपुर का ले जा रहा है, कोई कोटा वाला। कोटा के चंबल प्रोजेक्ट में नहरी क्षेत्र में 1 बीघा भी बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता, ना नर्मदा में, ना माही में, ना बिशनपुर में। सिर्फ यहाँ अपने को भोला देख के इस प्रकार के कानून बना के ये फाड़ी अड़ा दी, जिससे पैसे वाले यहाँ आके जमीनें खरीद ले। इसलिए साथियों, समझ जाओ, तैयार हो जाओ। साथियों, एक बात थोड़ी मैं कहना चाह रहा हूं। ये कहते हैं सरकारें, हमारी चुनी हुई प्रतिनिधियों की सरकार हमारे बारे में चिंता करती है। ये लगातार राजस्थान का आधा हिस्सा अकाल झेलता है। इतने अकाल पड़े, हमने अपना खर्चा किया, कभी पशु मरे हमारे अकाल में। आपको 2025 का तो समझ 25 का याद होगा अकाल। सारा हमारा धन खत्म हो गया, गाय खत्म होगी, भेड़ बकरी ऊंट। कभी भी राज्य सरकार की ओर से अगर खेती करते हुए अकाल पड़ गया और पशु मरे तो क्या 10 रुपए की भी मदद की आपको कि तू वापस खड़ा हो? तू खेती करने वाला है, तू दब जाएगा। अरे तू पशु गाय रखने वाला है, तेरे को ये 2 गाय दे, कभी ऐसी कोशिश हुई? नहीं, ये व्यवस्था हमारी नहीं है। और हमारा जो पैसा है, जो कपड़े पर, तेल, लूण मिर्च पर जो हम टैक्स देते हैं, वो जाता है उद्योगपतियों के लिए, जो कारखाने वाले हैं। अभी आपने पिछले महीने पढ़ा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, 2-2 लाख रुपए जो आरएफसी से, उद्योग विभाग से कर्जा लिया हुआ था, वो माफ कर दिया। एक बार कभी हुआ था 60,000 करोड़ का कर्जा माफ किसानों का। उसके लिए तो बार बार गिनाते हैं कि किसानों को इतनी छूट क्यों, किसानों को इतनी छूट क्यों।
और इनको 5.5 लाख करोड़ रुपया हर साल छूट देते। क्या ये व्यवस्था हमारी है? हम कहते हैं कि साहब हमें बिजली का कनेक्शन दो, अभी लातूराम जी कह रहे थे कृषि कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 10 साल तक नंबर नहीं आता। और एक उद्योग बैठा ही है तो बीच में नहीं यार, 2 बार थोड़ी बोली सी, पहले न्यो तो दिया ना करो भाई, हमारा पेट मोटा है। साथियों मैंने बात ही भुला दी यार, कहेंगे तो ये उद्योग वालों की बात बहुत खतरनाक है। ये उद्योग क्षेत्र, एक कृषि कुएं का कनेक्शन हमें 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। और लातूराम जी साहब आपको पता है हमारे तो 30-35 हॉर्स पावर की मोटर लगेगी ज्यादा से ज्यादा, और उनकी 150-250 हॉर्स पावर की मोटरें काम करेगी, उनको एक दिन में कनेक्शन। क्यों? सही है? क्या ये व्यवस्था हमारी है? क्या ये राजस्थान सरकार, ये दिल्ली सरकार हमारी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये व्यवस्था है पैसे वालों की, उद्योगपतियों की। इसलिए इस बात का हमें हिसाब लेना होगा। हम तो बस हैं तो के साहब हम ढाणी में आपको कनेक्शन नहीं दे सकते, ढाणियों में रोक। अरे ढाणियों में मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, समय पर हम अपने रसोई बनाना चाहते हैं, आपकी ढाणियों के अंदर कनेक्शन के रोक। और उद्योग जहां लगेंगे कारखाना के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित होगा तो उनको सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन की लाइन, उनके ऊपर दफ्तर, उनके फलाना चौकीदार, सब उनके लिए व्यवस्था होगी। पैसा हमारा, व्यवस्था और सुविधाएं उनके लिए हो रही है। इसलिए इन सब बातों के लिए हमें हिसाब लेना होगा, नहीं तो आने वाला दिन बहुत खतरनाक है। ये सरकारें समाज को तोड़ना चाहती है। एक बार देखो थे वो शहर में, मैं बाड़मेर में भी सब जगह वृद्धा आश्रम बना हुआ है। मतलब घर वाले तो अपने माँ बाप को संभाल नहीं सके, इसलिए पहले से ही बाड़े खोल दिए कि माँ बाप को लाओ, देखो इसमें, देखो फाटक में, देखो फाटक में। अरे यार ये कैसी व्यवस्था? हमारी समाज की अपनी परंपराएं, व्यवस्था है, और उस सबको ये सारे खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। बिजली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, पवन ऊर्जा, चाहे लिग्नाइट से हो, चाहे गैस से, रामगढ़ से हो, बिजली जाएगी दूसरे जिलों में और कारखानों के लिए। हम राजी होते हैं कि ओहो इस जिले में बिजली पैदा होगी, लेकिन हमें उसमें नहीं हिस्सा मिलेगा, ये ध्यान कर लो। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वो सारे खींच रहे हैं। 5-10 मिनट और तो भाई साहब में बात होगी मेरे, अच्छा आपको भी। इसलिए साथियों समझ जाओ, ये व्यवस्था मैं कह रहा था अपनी नहीं है। आज आप थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, चाहे अस्पताल में भर्ती होना पड़े, अंदर से यूं करता है। थाने में जाओगे, बाहर तो लिखा हुआ मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूं, और आपकी कोई चोरी होगी और जैसे ही वो गेट आएगा थाने का, अंदर से टपक टपक पीछे आगे, पीछे आगे, ये होती है। ये व्यवस्था हमारी नहीं है। कहते हैं ये कानून और ये व्यवस्था की हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं है। साथियों ये डीएनपी वाली बहुत बड़ी समस्या है, अभी भी चर्चा हुई थी मेरी, और हम सब मिलके इसका समाधान करेंगे। ये कोई तारबंदी से सुरक्षित होने वाले नहीं है। हमारे समाज ने आज तक, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट अभी लगा रहे बेचारे आदिवासियों के गांव उजाड़ दिए, ये समाज और गांव ही था जिसने इस टाइगर को बचा के रखा, चीते को बचा के रखा, हिरणों को बचा के रखा। जब से ये दीवारें खींची है, तारबंदी की है, कानून बनाया उनके लिए, तब से वो असुरक्षित हो गया। इस बात के ऊपर विचार नहीं करोगे? या आप डीएनपी के अंदर इसको करके फॉसिल पार्क को सुरक्षित रखना चाहते हो? कभी नहीं रह सकता। ये गांव और समाज इसको सुरक्षित रखेगा। इसलिए ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। आप सभी को साथ देना है, वरना इस प्रकार की योजनाएं, अभी एक नरेगा योजना आई है ना, और नरेगा योजना के लिए कहा तो यह कि 100 दिन हम रोजगार देंगे, लेकिन इसके पीछे नीयत खोटी है। किस प्रकार से समाज में जातियां बनती है, सबको बेलदार बनाने पर तुलवेंगे, सिर पर माटी ढो, जो सिर में धूल होएगा क्या उसकी समाज में इज्जत होगी क्या?
ये खतरनाक है। ये इस प्रकार के रोजगार हमें नहीं चाहिए, हमें इज्जत का रोजगार चाहिए। हम कहते हैं कि किसान हमेशा घाटे में रह रहा है, वो पूरी उम्र सारे देश का पेट भरता है, जब वो बूढ़ा हो जाए, असहाय हो जाए, उसका बंटवारा होके हिस्सा नहीं रहे, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं हो, तो उसको आप पेंशन दीजिए, इसलिए किसान पेंशन हो। ये क्या व्यवस्था? मैं और ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी एमएलए एमपी रह लिए 5 साल, सारी उम्र पेंशन। बोलो, कोई नौकरी कर लेता है, चाहे सरकारी हो अर्ध सरकारी हो, उसको सारी उम्र पेंशन। जो पूरे देश का पेट भरता है, अगर वो संकट में, वो अगर आप अपने पिछली उम्र के अंदर कोई तीर्थ में जाना चाहे, कोई हज करना चाहे, कौन ले जाएगा उसे? क्या ये समाज की, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? इसलिए किसान की भी पेंशन तय हो। और बेरोजगार आजकल रास्ते गलत लग रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बना रहा। जब तक उनको पढ़ाई के लायक रोजगार न मिले, तब तक बेरोजगारी भत्ता उनके लिए दिया जाए। अब चारों तरफ से दबाव ज्यादा पड़ रहा है हमें, पर ध्यान कर लिया बेटा, ये व्यवस्था हमारी नहीं है, वरना लास्ट ही हम। देखिए, अब संकट आने वाला है पीने के पानी का। अभी पिछले दिनों आधे भारत के अंदर 3 दिन लाइट चली गई थी, याद है आपको? और गांव में तो 5-5, 7-7 दिन लाइट नहीं आई। अब आपके जितने कुएं थे, ट्यूबवेल थे, उसमें तो मोटरें डाल दी, पानी पास में होगा, लेकिन लोटा डाल के भी आप पानी नहीं पी सकोगे। याद रखना, प्यासे मरोगे इस व्यवस्था में। यह तो सिर्फ 3 दिन लाइट गई है, और अगर किसी कारण से 5-7 दिन लाइट चली गई, समझ जाओ भारतवासियों, इस व्यवस्था को हटाओ, ये अंग्रेजों की व्यवस्था को, हमारी पुरातन व्यवस्था, वो पहले सुरक्षित करो, उसके बाद में हमें आवश्यकता होगी तो हम इस प्रकार के दूसरी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर निर्भर मत रहो साथियों। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक इतना ही मैं कह देता हूं, थोड़ा इसका इलाज भी मैं बता दूं। देखिए, समाज एक तो गलत दिशा ले रहा है। मेरा ये कहना है कि खरी खरी शुरू करो यार, स्वाति नहीं, उससे समाज बिगड़ रहा है। नेताओं को भी खरी खरी कहो, हमें भी बिगाड़ दिया आपने। इतना लड़ा देते हो, प्लेटें लाते और मारा, और वो फोटो खिंचाते हो, बगले बजाते गांव में घूमते हो। मेरे घर मंत्री जाए कठे कुत्ती कटे भाई गुण देखे, बिना कारण हमें चढ़ा के खराब करो। देखो, जवाब तलबी शुरू करो, इसका रास्ता है। आपस में गांव वाले बात करो, जो भी आपके मुद्दे हैं आप उसकी प्राथमिकता तय करो। गांव में बात हो गई, जब मैं आपके पास वोट मांगने आऊं, आप कह दीजिए देखिए हम पार्टी तो छोड़ नहीं सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपने घोषणा पत्र में समयबद्ध कार्यक्रम के साथ ये डालो कि ये गोचर ओरण तालाब के आगोर हम 3 महीने में सर्वे करके और इसको रिकॉर्ड में चढ़ा देंगे। दिक्कत है क्या? इस प्रकार के जो हमारे मसले हैं, आप समयबद्ध, हम कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश का घोषणा पत्र हो, समयबद्ध हो, जिले का घोषणा पत्र हो और गांव वाइज घोषणा पत्र हो, तब पार्टियां बनेगी, जवाब तलबी होगी, वरना हम कुछ निकाल के देने वाले नहीं। समयबद्ध करवा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जाके मेरी पार्टी को कह दूंगा कि साहब लोग आपके नाराज हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे, खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन वोट भी नहीं डालेंगे। वो कह रहे यार ये हमारे तो सामने कभी मसला है नहीं, बिल्कुल डालना चाहिए, बंद गए। फिर अपने को पूछने की जरूरत नहीं है, ये पत्रकार बंधु अपना पूछेंगे, आपने जनता से वायदा किया था कि हम 3 महीने में करेंगे, क्या हुआ उसका? इसलिए ये रास्ते निकालो, तभी रास्ता बैठेगा। प्रेम से इस प्रकार से निकल जाओ, रास्ता बनेगा। मैं तो मेरे साथियों के साथ राख लगा के घर से निकल जाऊं। कबीरा खड़ा बाजार में ले लपटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे